हेलो बच्चों, आज का जो ये लेक्चर है वो कुषाण वंश के आरंभिक इतिहास से संबंधित होगा। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम कुषाण वंश का भारत में उद्भव किस तरह से हुआ और उसका आरंभिक जो इतिहास है, जिसमें हम कुजुल कैदफिसिस की उपलब्धियों तथा विम कैदफिसिस के उपलब्धियों के संदर्भ में बात करने का प्रयास करेंगे। पिछले व्याख्यान के द्वारा हमने इस तरह का अध्ययन किया था कि शकों का जो अंत है वो कुषाणों के आगमन के पश्चात हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि 224 ईस्वी से 340 का जो समय है वो शक वंश के पराभव का काल था। और इस काल में सासानियों के आक्रमण से जो शक अधिकार है या जिन क्षेत्रों पर शकों ने अधिकार किया था वो एक तरह से खत्म हो गया था। सासानियों का ये जो अधिकार है वो 293 ईस्वी में बहराम द्वितीय के काल में हुए और शापुर द्वितीय के शासन के आरंभिक काल तक रहा। रुद्र सिंह तृतीय अंतिम शक राजा था जिसने गुप्त जो सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय उसने पराजित करके और शक राज्य को अंतिम रूप से गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया था। कुषाण वंश के जो लोग थे ये खानाबदोश जाति थी और यह जो जाति थी युएची उसी की ही एक शाखा से संबंधित थी जिसे कुईशुआंग या कुषाण नाम से जाना जाता था। युएची जाति के जो लोग थे मूल रूप से उत्तर पश्चिमी चीन के कांसू प्रांत में बसे हुए थे और लगभग 165 ईसा पूर्व के आसपास ये हून नाम की जो पड़ोसी जाति थी उसने इस यूएनची या यूएची पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया और उनके राजा को मार डाला। यूएची जाति अपने मूल क्षेत्र से पलायन करके नए प्रदेश की खोज में निकल पड़ी। दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए इन्होंने ईली नदी घाटी में बसी हुई जो बूसुन जाति थी उसको पराजित किया और उसके राजा की हत्या कर दी और इसके बाद वो सुरक्षित स्थान की तलाश में पश्चिम की ओर बढ़े। इस जाति के कुछ लोग दक्षिण में जाकर तिब्बत की जो सीमा थी वहां पर बस गए और उन्होंने छोटी युएची के नाम से अपने आप को स्थापित कर लिया। लेकिन जो युएची जाति की जो मुख्य जो शाखा थी वो युएची या बड़ी युएची जो शाखा थी वो निरंतर पश्चिम की ओर बढ़ती रही और इसी प्रक्रिया में सर दरिया घाटी में रहने वाली जो शक जाति थी उनसे जा बढ़ी। उन्होंने शकों को पराजित किया और वहां से खदेड़ दिया और वो स्वयं उस क्षेत्र में बस गए। लेकिन यहाँ भी वो अधिक समय तक नहीं रहे क्योंकि वहां पर जो बूसुन जाति के जो राजा का पुत्र था उसने शक जाति यूएन जाति से प्रतिशोध लेने के लिए उस पर हूणों की सहायता से आक्रमण कर दिया। युएची जाति पराजित हुई और सर दरिया घाटी को छोड़कर उनको भागना पड़ा और दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ते हुए युएची जाति के लोग आक्सस नदी घाटी या अमू दरिया में पहुंच गए और वहां उन्होंने शकों को पराजित किया तथा ताहिया बैक्ट्रिया नाम के क्षेत्र में ये लोग बस गए। ताहिया के जो मूल निवासियों को उन्होंने आसानी से पराजित करके उनको अपने अधीन कर लिया और युएची जाति ने आक्सस नदी के उत्तर में स्थित वर्तमान जो बुखारा है उस क्षेत्र में अपने नए राज्य की राजधानी बसाई। इस संदर्भ में जो चीनी राजदूत हैं चांग कियंग ने 125 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र की यात्रा की थी और उसके संदर्भ में अपने विवरण प्रदान किए थे। पानकू जिन्हें प्रथम हान वंश का इतिहास लिखा है उनके द्वारा इस तरह का हमें उल्लेख मिलता है कि आक्सस नदी घाटी में राज्य स्थापित होने के बाद युएची जाति जो घुमंतु थी या खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रही थी वो अब उनका खानाबदोशी जीवन समाप्त हो गया और उनका जो राज्य है वो 5 प्रादेशिक शाखाओं में विभक्त हो गया और इनमें से एक जो शाखा थी वो कुईशुआंग या कुषाण थी जिसने कालांतर में भारत में प्रवेश किया और यहाँ पर कुषाण राज्य की स्थापना की। तो इस तरह से भारत में कुषाण वंश की स्थापना हुई। फानिये द्वारा रचित उत्तर हान वंश के इतिहास से हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि युएची राज्य की 5 शाखाओं में विभाजन के लगभग 100 वर्ष के बाद
कुई शुआंग शाखा का जो नेता था क्यू तिसुई क्यू ने अपने पराक्रम से यूटी जाति की जो अन्य जो 4 शाखाएं थी या उपशाखाएं थी उनको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। चीनी इतिहासकार ये मानते हैं कि ये जो संयुक्त युएची राज्य का राजा था वो और कोई नहीं, वो कुषाण वंश का जो राजा था कुजुल कैडफिसेस ही था। अब हम बात करते हैं कुषाण वंश के आरंभिक इतिहास के विषय में। और कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कैडफिसेस के द्वारा की गई, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। और उसने अपने वंश की अन्य जो 4 उपशाखाएं थी उनके राज्यों को अपने राज्य में मिलाकर कुषाण वंश की स्थापना की। तो इस तरह से भारत में कुजुल कैडफिसेस के द्वारा या कुषाण वंश की स्थापना की गई। अब यूची जाति नाम के स्थान पर ये लोग कुषाण शब्द का प्रयोग करने लग गए और कुजुल कैडफिसेस अब संयुक्त विशाल राज्य का स्वामी बन गया था। इनका जो इतिहास ग्रंथ है हाउ हानशू के अनुसार कैडफिसेस ने अंसी जो कि पार्थीय राज्य था उस पर आक्रमण किया और काउफू काबुल को, पोता अराकोशिया को, कीपिन हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण के भाग पर उसने अधिकार कर लिया। और इस तरह से पार्थिया के बड़े प्रदेश पर कुषाणों ने कैडफिसेस के नेतृत्व में उस पर अधिकार कर लिया। काबुल घाटी में हिंद यूनानी शासक हर्मियस जो कि कैडफिसेस का समकालीन था, इसके कुछ सिक्के हमको मिले हैं जिन पर दोनों ही राजाओं के नाम हैं, जिसके मुख पर हर्मियस का और पृष्ठभाग पर कैडफिसेस का नाम है। और इस आधार पर कुछ इतिहासकार दोनों को जहां एक और मित्र मानते हैं और इसी मित्रता के कारण दोनों ने संयुक्त रूप से सिक्के चलाए थे, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कैडफिसेस को प्रारंभ में हर्मियस के अधीन वो रहा, बाद में उसने हर्मियस को पराजित कर दिया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। और लेकिन स्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन यह सुनिश्चित है कि कुजुल कैडफिसेस ने काबुल घाटी पर अधिकार उसका हो गया था। और बाद की जो उसकी मुद्राएं हैं उस पर केवल हमें कुजुल कैडफिसेस का ही नाम मिलता है, जिससे उसके काबुल घाटी पर अधिकार की पुष्टि होती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार काबुल घाटी उसने हिंदू यूनानियों से नहीं बल्कि पहलुओं से जीती थी। और कंधार पर भी कुजुल कैडफिसेस का ही अधिकार था। यह तक्षशिला से उसकी जो मुद्राएं हैं और जो उसका जो एक अभिलेख मिला है उस पर उसको महाराजा धीराज देवपुत्र माना गया है। इस आधार पर ये जो राजा है ये कुजुल कैडफिसेस ही इसको माना गया है। इस प्रकार कुजुल कैडफिसेस का राज्य आफ्सस नदी से तक्षशिला तक फैला हुआ था, जिसमें कि बैक्ट्रिया, काबुल घाटी, पूर्वी ईरान और गांधार शामिल थे। इस तरह से एक विस्तृत राज्य की स्थापना के बाद कुजुल ने परंपरागत युएची उपाधि को त्याग कर जो यवगु जो उपाधि थी उसको त्यागा और उसने महाराजा धीराज नाम की उपाधि धारण की, जो उसकी मुद्राओं पर अंकित मिलती है। कुजुल की कुछ मुद्राओं पर उसको सत्य धर्म स्थित भी अंकित मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसने अंत में वह बौद्ध धर्मावलंबी हो गया था। कुजुल की केवल 3 तांबे की मुद्राएं मिली हैं और उन पर उसको आगस्टस की नकल पर ही उसमें कुजुल की आकृति मिलती है, जिससे कि उसके सिक्कों पर रोमन प्रभाव परिलक्षित होता है। ये जो सिक्के हैं ये यूनानी और खरोष्ट लिपि में ये लेख मिलते हैं, तो ये सारा उसको यूनानी प्रभाव को दर्शाता है। चीनी इतिहास ग्रंथों के अनुसार कुजुल की मृत्यु 80 वर्ष की दीर्घ आयु में हुई। और इस आधार पर जो उसका राज्यकाल है वो ईसा बाद की प्रथम शताब्दी के आरंभ से मध्य तक रखा जा सकता है। कुजुल कैडफिसेस के बाद बिम कैडफिसेस जो उसका पुत्र था वो कुषाण साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना और इसके नाम का जो उल्लेख है वो दस्त नाबूर अभिलेख से और रबटाक अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। बिम प्रथम का जो राज्यकाल है वो अनुमानतः है प्रथम शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में रखा गया है। विम कैडफिसेस
जो कि कैडफिसिस या कुजुल कैडफिसिस का उत्तराधिकारी था, उसके संदर्भ में हमें चीनी जो इतिहास ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। और ये कहा जाता है कि भारत में जो कुषाण राज्य है उसकी स्थापना करने वाला कुजुल कैडफिसिस ना होकर विम कैडफिसिस था। और इसके संदर्भ में निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं कि जो उसकी जो मुद्राएं हैं वो पंजाब से मथुरा तक पाई गई हैं। साथ में ही पूर्व में गाजीपुर और बिहार तक उसकी मुद्राएं मिली हैं। चीनी इतिहास ग्रंथ हाउ हांशू में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है कि बिम ने तियनचू या कि भारत को जीता था। इस तियनचू का समीकरण अधिकांश जो इतिहासकार है वो सिंधु द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र में करते हैं। इसके अलावा मथुरा के निकट माट नामक गांव से देवकुल की एक मूर्ति मिली है जिस पर एक लेख अंकित है। और इस पर जो लेख अंकित है उसका समीकरण जो इतिहासकार है वो विम कैडफिसिस के साथ करते हैं। इसी प्रकार से लद्दाख से खल तजे नामक स्थान पर 187 तिथि का एक लेख मिला है और जिसमें महारजस उविम कस्तुक लेख संभवतः इसी राजा का प्रतीत होता है। और इन तथ्यों के आधार पर जो बिम का जो साम्राज्य है भारतीय सीमा में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत रहा होगा। और कनिष्क के आरंभिक जो लेख हैं जो कि सारनाथ से और कौशाम्बी से मिले हैं वो अनुमानतः विम कैडफिसिस ने ही जीते होंगे। पश्चिम में उसका साम्राज्य पार्थिया तक विस्तृत था जिसमें अफगानिस्तान, अफगानी तुर्किस्तान, बुखारा, रूसी तुर्किस्तान शामिल था। मुद्राओं से और अभिलेखीय साक्ष्यों में विम कैडफिसिस को महाराजा धीराज, माहेश्वर, सर्वलोकेश्वर उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। और माहेश्वर का प्रयोग उसके शैव धर्मी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। उसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी और शिव की आकृतियां भी अंकित है जो उसके शैव मतावलंबी होने का हमें साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जबकि कुजुल बौद्ध हो गया था। इससे पता बाद में इससे ये पता चलता है कि कुषाण जो वंश है वो प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति के रंग में पूरी तरह से रंग चुका था। बिम कैडफिसिस के काल की एक मुख्य उपलब्धि यह रही कि बिम ने तांबे की मुद्राओं के साथ ही स्वर्ण मुद्राओं का भी प्रचलन किया, जबकि उससे पहले सिर्फ यूक्रेटाइडीज और मिलेंडर जैसे कुछ शासकों ने ही सोने की मुद्राएं चलाई थी। इसके अलावा विम कैडफिसिस के समय कुषाणों का रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया था और जिससे कि रेशम मार्ग पर अधिकार हो जाने से उसके राज्य की जो आर्थिक समृद्धि है वो काफी बढ़ी। साथ में ही जो व्यापारी जो गतिविधियां हैं उनके लिए भी जहां सिक्कों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है तो बिम कैडफिसिस के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्के भी चलाए गए जिससे उसके राज्य की आर्थिक स्थिति में काफी बढ़ोतरी हुई। भारत में ये पहला ही शासक था जिसने बहुत बड़ी संख्या में सोने की मुद्राओं का प्रचलन किया। और ये जो मुद्राएं थी इन पर हम यूनानी प्रभाव हमको देखने को मिलता है क्योंकि इनकी जो मुद्राओं का जो तोल था वो 124 ग्रेन उसके द्वारा रखा गया था। उसके काल में चलाई गई सोने की जो मुद्राएं हैं वो इतनी प्रचलित हुई कि संस्कृत में इन स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। साथ में ही बिम कैडफिसिस ने अपनी मुद्राओं पर अपनी जो उपाधि है महाराजा धीराज, सर्वलोकेश्वर, माहेश्वर जो उपाधियां हैं उनके साथ अपने मुख की जो आकृति है उसको भी अंकित करना आरंभ किया। साथ में ही कुछ अन्य प्रकार की जो आकृतियां हैं वो भी अब उसकी मुद्राओं पर अंकित की जाने लगी।